क्लास 1 रोल नंबर 1। हमारा स्कूल का नाम जीपे पंथागुर। 2। हमारे ब्लॉक का नाम खटीमा है। जो मैं बहुत बेहतर तरीके से नहीं कर पाया, वो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों के साथ वो चीज करूँ। तो अचानक ये दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हर बच्चे को एक नाम दिया जाए। जब उनको अपना एक अलग सा एक नाम मिलेगा और जब वो दूसरों का नाम भी अपने आसपास सुनेंगे तो हो सकता है कुछ फर्क पड़े। और इस तरीके से अटेंडेंस के साथ ये शुरू हुआ और जिसका बहुत अच्छा प्रभाव बच्चे बहुत तेजी से सीख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट लेके सीख रहे हैं। 6। चंडीगढ़ कैपिटल चंडीगढ़। 7। अंडमान निकोबार कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। ये वीडियो वायरल आज हुआ है, लेकिन हम ये पिछले 6-7 साल से कर रहे हैं। साथी के साथ जब ज्वाइनिंग लेने के लिए वहां पर गया तो जब गांव में पहुंचा तो गांव में एक छोटा सा मैदान है और वो उस छोटे से मैदान में जब मैं पहुंचा तो पास में सज्जन मिले हमें। तो उनसे हमने पूछा कि मेरा ये जो जीपीएस पंथागोट है वो स्कूल कहाँ पर होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि जहाँ पर आप खड़े हैं वही आपका स्कूल है। 3 फीट की जो दीवार थी उसके ऊपर जो पिलर्स खड़े थे और उसके ऊपर एक टीन की छत लगी हुई थी और साइड में एक टूटी सी क्या कहते झोपड़ी दिख रही थी। वो मेरा स्कूल था। टीन की जो छत है वो कभी कभी टूटती है, पानी लीक होता है। तो नवीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप स्क्रीन पर उन्हें देख पा रहे हैं। नवीन पोखरिया जी हमारे साथ हैं। यही वो टीचर हैं जिनको लेकर के हमने आपसे कहा था कि हम आपके बीच में लेकर के आएंगे। चूंकि पब्लिक की डिमांड थी, इसलिए इस डिमांड को पूरा करना हमारा फर्ज था। रायशुमारी पर नवीन पोखरिया जी को आप देख रहे हैं, इस वक्त सनसनी बन चुके हैं पूरे उत्तराखंड और उत्तराखंड से बाहर भी। पढ़ाने का एक अलग अंदाज नवीन जी आपका, और जो वीडियो आपकी वायरल हो रही है, चूंकि जैसे ही रायशुमारी के पास ये वायरल वीडियो आई, हमने जैसे ही इसे अपलोड किया, उसी के बाद लगातार अभी की करंट फिगर 2.5 लाख से ऊपर आपके व्यूज जा रहे हैं। और लगातार मैं कमेंट्स अगर आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने लोग आपकी तारीफ में जो है वो बातें लिख रहे हैं। उनको यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि उत्तराखंड जैसे स्टेट में जहां शिक्षा को लेकर के अभी भी हम काफी पिछड़े हैं, या फिर जहां पर सरकारी स्कूल खासतौर पर जहां पढ़ाते हैं वहां पर हालात अभी भी बहुत खराब है। और इन खराब हालातों में एक उम्मीद की किरण आपने जगाई। कैसा लगा आपको अपनी वीडियो के वायरल होने के बाद? आपकी आपकी जो कोशिश थी जब वो वायरल हुई तो क्या लगा आपको? पहले तो नमस्कार जी। और रायशुमारी चैनल को धन्यवाद। और कैसा लगा कि अगर बात मैं सोचूं तो मैं थोड़ा बहुत यकीन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली जब हम जो मैंने एक चैनल बनाया है अपना फेसबुक पे जीपीएस पंथागोट नाम से बना रखा है, जो पेज बना रखा है। तो उस पे हम नॉर्मली जो स्कूल की जो जो भी वीडियो और जो भी हम क्रिएटिविटी करते हैं वो सारी चीज़ें हम उसमें डालते हैं। तो नॉर्मली 2-4 लोग देखते हैं, 15-20 लोग देखते हैं मैक्सिमम। कभी कभी थोड़ा और रीच बढ़ती है तो मैक्सिमम क्या कहते हैं हम 1000 तक पहुंचते हैं। लेकिन जब आप बता रहे हैं कि आपके चैनल में 2.5 लाख लोगों ने देखा है और इसके अलावा 2-3 चैनल और है जहां पर ये संख्या, एक पेज है फेसबुक का, वहां पर लगभग 7 लाख के आसपास ये संख्या पहुंच चुकी है। तो यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भी है ये कहीं ना कहीं अगर इससे सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा बहुत भी अगर परिवर्तन आता है, सरकारी बच्चों की इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्राप्त होने में अगर थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आता है, और जो मेरे जैसे गांव जहां पर मेरा स्कूल है, अगर उनकी व्यवस्थाओं में उनको अगर सुविधाएं मिलने में अगर थोड़ा सा भी अगर मदद मिलती है तो ये एक बेहद जबरदस्त क्या कहते हैं, मैं मानूंगा कि ये सफल हो चुका है हमारा प्रयास। नवीन जी, मेरा खुद का ये सवाल है, और हमारे जो तमाम दर्शक हैं इस वक्त जो देख रहे हैं, और जिन लोगों ने आपका वो वाला वीडियो देखा है जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ है, उसमें भी काफी लोगों के कमेंट्स में पढ़ रहा था और उसी में से मैंने सवाल निकाला। ये आइडिया आपको कहाँ से आया? इस तरह से बच्चों की एक अटेंडेंस के फॉर्म में आप उनके भीतर जनरल नॉलेज, एक स्टेट के बारे में, भारत के बारे में आप वो जानकारी रख रहे हैं जो अच्छे अच्छों को जानकारी नहीं है। बाद में लोगों ने कहा है कि हमें भी कुछ चीजें इसमें नहीं पता थी। तो उन छोटे बच्चों में ऐसी जानकारियां इस इनोवेटिव तरीके से, इस रचनात्मक तरीके से भरना, ये ख्याल आपको कहाँ से आया? ये कहाँ से आपने आइडिया लिया? नॉर्मली मैं अगर अपना अनुभव देखूं शिक्षा विभाग में जब से आया हूं, जो चीज़ मैं अपने अपने कॉलेज टाइम पे या अपने करियर में जो मैं बहुत बेहतर तरीके से नहीं कर पाया, वो मैं कोशिश करता हूं कि अपने बच्चों के साथ वो चीज़ करूं। जैसे कि ठीक है हम तैयारी करते थे अपने टाइम पे और एक सामान्य तरीके से हमें शिक्षक, आज मैं शिक्षक के रूप में तैनात हूँ। और उसके अलावा जैसे बच्चों के दिमाग में ये था कि मैं शुरू से जब भी मेरी ज्वाइनिंग हुई थी
मैंने हमेशा एक कोशिश की थी कि बच्चों को जो सिलेबस की जो चीज़ें हैं, उसके अलावा भी बच्चों का ज्ञानवर्धन करूँ। तो नॉर्मली हम जीके शुरू में पढ़ाते थे, शुरू से मैंने जीके पढ़ाया है बच्चों को, लेकिन होता क्या था कि बच्चे बहुत बेहतर तरीके से सीख नहीं पाते थे। तो अचानक ये दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हर बच्चे को एक नाम दिया जाए, एक इंटरेस्टिंग तरीके से जब उनका नामकरण होगा, जब उनको अपना एक अलग सा एक नाम मिलेगा और जब वो दूसरों का नाम भी अपने आस-पास सुनेंगे, तो हो सकता है कुछ फ़र्क पड़े। और इस तरीके से अटेंडेंस के साथ ये शुरू हुआ और जिसका बहुत अच्छा प्रभाव बच्चे बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट लेके सीख रहे हैं और स्कूल के बाहर भी बच्चे बाहर के क्या कहते हैं जब बाहर जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, तो आपस में डिस्कशन करते हैं और उसके बाद साथ भी उस समय भी सीख रहे हैं। हुँ। आगे बढ़ूँ लेकिन उससे पहले एक जिज्ञासा ये भी है कि बच्चों को भी क्या उनके वायरल होने की और उनके इस वीडियो के वायरल होने की जानकारी मिल चुकी है? अगर हाँ, तो उनका क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? आपको क्या किस तरह से उन्होंने अपनी बात बताई? बच्चों के साथ बहुत प्यारा जुड़ाव है हमारा, तो कभी अगर आपको समय मिले तो कभी आइएगा और मैं जो भी ये देख रहे हैं वीडियो, उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं कभी यहाँ से गुज़र रहे होंगे खटीमा से, तो अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर आइएगा। आप मेरे स्कूल को देखेंगे, ज़रूर चौंकेंगे। मैं बच्चों की वजह से नहीं कह रहा हूँ, मेरे स्कूल को देख के आप चौंकेंगे, मेरे गाँव को देख के आप चौंकेंगे। तो बच्चों को हम नई-नई जानकारियाँ देते रहते हैं, क्योंकि उनके पास लाइट नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है, किसी घर में उनके पास टीवी नहीं है, रोड नहीं है वहाँ पे। थोड़ा बहुत आजकल थोड़ा बहुत कुछ लोगों ने आजकल स्मार्टफ़ोन खरीदे हैं, तो थोड़ा बहुत उनको नई-नई चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन ज़्यादातर जानकारियाँ जो नई चीज़ें होती हैं, वो हम ही उनको बताते हैं। तो जब मैंने ये वीडियो डाला था, तो उस समय अगले दिन जब मैं स्कूल में पहुँचा, तो मैंने बच्चों को बताया कि बच्चों वो जो वीडियो है, वो काफ़ी लोग देख चुके हैं। लेकिन उस समय उसकी रीच बहुत कम थी। हुँ। और उस समय बच्चे बड़े एक्साइटेड थे वही सोच के और बच्चे जो 10,000 मैंने बताया था बच्चों को, वो सुन के भी बहुत बच्चे चौंके और बड़े खुश हुए थे। लेकिन मैं हर हर दिन उनको बताता था कि बच्चों आज यहाँ पहुँच गए हैं, बच्चों आज आपको इतने लोगों ने देख लिया है, तो उनका चौंकना बढ़ता गया और अब कहीं न कहीं वो सामान्य तरीके से ले रहे हैं उस चीज़ को। ये तो बहुत आपने मज़ेदार बात बताई है अपने आप में। चलिए बच्चों के भीतर भी मैं कहूँ कि एक उत्सुकता आपने पैदा की जानने की, चीज़ों को समझने की और एक नए तरीके से चीज़ों को समझने की। एक स्टीरियोटाइप जो अब तक शिक्षा दी दी जाती रही है, एक एक फिक्स फॉर्मेट में दी जाती रही है, उससे बाहर आप निकल के कुछ नया कर रहे हैं और उसको लोग सराह भी रहे हैं, उसकी सराहना भी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, उत्तराखंड जैसे स्टेट में, वो भी सरकारी स्कूलों में इस तरह से कुछ एक्टिविटी होना, ये चौंकाता है और इसके लिए कहीं न कहीं हमारी व्यवस्थाएँ दोषी रही हैं, जो अब तक का पूरा सिस्टम है, वो दोषी रहा है। लेकिन नवीन कौन है? नवीन पोखरिया कौन है? उनकी उनकी जर्नी क्या है? लोग ये भी जानना चाहते हैं। एक यंग चेहरा आप हैं, कैसे शिक्षा क्षेत्र में आप आए? कैसे आप टीचर बने? इससे पहले आप क्या करते थे? थोड़ा-सा अपने बारे में भी लोगों को बताइए ताकि आपकी भूमिका भी पता चल पाए। मैं पिथौरागढ़ से हूँ। पिथौरागढ़ में मेरे गाँव का नाम मेहत है, शायद लोग जानते नहीं होंगे। कनाडीसीना ब्लॉक पड़ता है, वहाँ पर मैं पैदा हुआ। उसके बाद पापा टीचर थे, पापा की जो फर्स्ट जॉइनिंग थी वो गढ़वाल में हुई थी, तो घाट एक एक जगह है वहाँ पर, वहाँ मेरी शुरुआती 1-2 क्लास की शिक्षा हुई और उसके बाद ज़्यादातर मेरी शिक्षा ग्वालदम में हुई। 12th मैंने ग्वालदम से किया, वो भी गढ़वाल चमोली में पड़ता है और उसके बाद फिर कॉलेज मेरा पिथौरागढ़ वापस पिथौरागढ़ कॉलेज आया और उसके बाद फिर हम खटीमा में सेटल हुए और फिर यहीं मेरी जॉब लगी। ओके। तो आप क्या ये जो वीडियो हमने देखा, जो वायरल हुआ या जिस तरह की प्रैक्टिस आपने बच्चों के बीच में की, क्या ये एक दफ़ा का मामला है, एक दफ़ा की ये ऐसा आपने प्रयोग किया है या ये रूटीन में आ चुका है या फिर आप कुछ और तरीके भी इजाद कर रहे हैं अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग फॉर्मेट में बच्चों को पढ़ाने और शिक्षित करने के लिए? ये वीडियो वायरल आज हुआ है लेकिन हम ये पिछले 6-7 साल से कर रहे हैं, बच्चों पर एक्सपेरिमेंट। ये पिछले 6-7 साल से ये चल रहा है। तरीके थोड़ा अलग-अलग हैं और जो सिलेबस है वो भी अलग-अलग है। उत्तराखंड जीके के साथ-साथ हम और चीज़ें भी करते हैं बच्चों के साथ अटेंडेंस के टाइम पे। हम भारत का जीके कर रहे हैं। हम ग्रह और उपग्रह जो उसकी जो प्रोसेस होती है, जो उसका सिस्टम होता है, वो हम बच्चों के क्लास वाइज़ बच्चों को नाम रख के वो चीज़ सिखाते हैं। उसमें चंद्र ग्रहण कैसे है, सूर्य ग्रहण कैसे हो रहा है, वो भी हम बच्चों के माध्यम से अटेंडेंस के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं।
और मैथ के जो चीज़ें होती हैं, मैथ के जो सूत्र होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, या मैथ के जो कुछ सेंटेंस हैं जो याद किए जाने चाहिए, वो भी हम बच्चों को देते हैं इसके माध्यम से। इंग्लिश पे अभी हम फोकस कर रहे हैं कि हम इंग्लिश पर भी थोड़ा सा इस पे काम करें, और हमने काम शुरू कर दिया है। और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम दोहे कराते हैं बच्चों को, श्लोक कराते हैं बच्चों को, और उस पर भी बच्चे क्या कहते हैं, काफ़ी सारे दोहे बच्चों को याद हैं, और उनके अर्थ भी हम सिखाने की कोशिश करते हैं। भले ही उनकी उम्र थोड़ा-सा छोटी है उन दोहों को समझने की, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि जब असेंबली होती है और कोई एक दोहा, क्योंकि असेंबली में जो हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, हमने 6 दिन है स्कूल के होते हैं, तो 6 दिन के 6 ग्रुप बना रखे हैं, अलग-अलग ग्रुप, जिसमें जो बच्चा, ग्रुप का जो बच्चा होता है, वो एक बच्चा, पूरे जो टीम होती है वो दोहे पढ़ती है। तो उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हर दिन दोहे का अर्थ बच्चों को समझाया जाए, सामान्य भाषा में उनको समझाया जाए, और जिस तरीके से वो उसको समझें और उसको कहीं न कहीं अपने जीवन में फ़ॉलो करें उन दोहों को। तो ये सारी अटेंडेंस के साथ-साथ और थोड़ा-सा अलग तरीके से भी चीज़ें चलती हैं। और साथ-साथ मैं एक चीज़ और कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि अटेंडेंस के साथ हम जीके और इस तरह की चीज़ों के साथ-साथ और कुछ नहीं कर रहे। हम नॉर्मली बच्चों को लिखना, पढ़ना, उसकी बेहतर जानकारी उनके अंदर पैदा करने के लिए हम पत्रिकाओं का भी निर्माण करते हैं, जो लगभग पिछले 5-6 साल से हम पत्रिकाएँ भी, हर साल हमारे स्कूल में कम से कम एक बार हमारी पत्रिका ज़रूर बनती है, जिसमें बच्चे अपनी खुद लिखी हुई कहानियाँ, खुद लिखी हुई कविताएँ और अपने बनाए हुए चित्र और अलग-अलग तरीके की चीज़ें, वो बच्चे उस पत्रिकाओं में उनकी छपती हैं, और उनको बड़ा अच्छा महसूस होता है कि वो एक तरह से एक कहीं न कहीं उनका छप रहा है, और जब वो अपना नाम देखते हैं उस कहानी के नीचे, उस कविता के नीचे, तो उनकी खुशी एक अलग ही लेवल पर होती है। बिल्कुल। और सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और लेकिन जब मैं तस्वीरें देखता हूँ तो मुझे कुछ विरोधाभास नज़र आता है। आपकी बातें और आप स्कूल के भीतर जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें जिसमें बच्चे नीचे बैठे हुए दिखाई देते हैं, आस-पास का परिवेश बहुत खुला हुआ दिखाई देता है, कोई चारदीवारी नज़र नहीं आती, या ऐसा कुछ लगता नहीं कि एक जो है एक प्रांगण है, एक प्रेमाइसेस है, जिस तरह का स्कूल का एक स्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। थोड़ा-सा स्कूल के बारे में बताइए, चूँकि उन स्कूल में अब तक हम आ नहीं पाए हैं या कोई कैमरा पहुँच नहीं पाया है। आप ही से समझना चाहते हैं, आप बेहतर बता पाएँगे। स्कूल की जो है वो हालत क्या है, और स्कूल के भीतर क्या कुछ असुविधाएँ हैं, और क्या कुछ सुविधाएँ आनी चाहिए आप बच्चों के लिए या आपके लिए? मैं थोड़ा-सा डिटेल में जाऊँगा कि मैं अपने पहले दिन की अगर मैं बात करूँ, तो जिस दिन मैंने जॉइनिंग ली थी उस स्कूल में, तो लगभग जो मेन जो रोड है, वहाँ से हमारा स्कूल लगभग 2 रास्ते हैं। एक शॉर्ट रास्ता है जो लगभग 2 ढाई किलोमीटर का जंगल पड़ता है, ठीक-ठाक घना जंगल है वहाँ पर। तो मैं अपने साथी के साथ जब जॉइनिंग लेने के लिए वहाँ पर गया, तो जब गाँव में पहुँचा, तो गाँव में एक छोटा-सा मैदान है, और वो उस छोटे से मैदान में जब मैं पहुँचा, तो पास में एक क्या कहते हैं, एक सज्जन मिले हमें, तो उनसे हमने पूछा कि मेरा ये जो जीपीएस पंथागोट है, वो स्कूल कहाँ पर होगा? तो उन्होंने मुझे बताया कि जहाँ पर आप खड़े हैं, वही आपका स्कूल है। तो और वो सज्जन मेरे सीनियर थे उस समय। और फिर मैंने जब देखा इधर, तो वो जो 3 फीट की जो दीवार थी, उसके ऊपर जो पिलर्स खड़े थे, और उसके ऊपर एक टीन की छत लगी हुई थी, और साइड में एक टूटी-सी क्या कहते हैं झोपड़ी दिख रही थी, वो मेरा स्कूल था। तो मैं बड़ा चौंका उस स्कूल को देख के, तो ठीक हो गया, ये मेरा पहला अनुभव था। उसके बाद जब मैं बैठा बच्चों के साथ, तो इत्तेफ़ाक से वहाँ पर अर्धवार्षिक की परीक्षाएँ चल रही थी। तो अर्धवार्षिक की परीक्षाएँ चल रही थी, तो बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा था। मैं बड़ा चौंका, मैं सर से कह रहा था कि सर ये प्रश्न हल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये इधर-उधर देख रहे हैं सबको। क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में मुझे लगा था कि बच्चे, मैं और स्कूलों की तरह ले रहा था, इससे पहले मेरा जो प्राइवेट स्कूल मैंने पढ़ाया है, तो मैं वहाँ के अनुभव से जब मैंने सोचा कि बच्चे प्रश्न हल क्यों नहीं कर रहे हैं, तो जब मैंने बच्चों से पूछा, तो बच्चे जो 5 के बच्चे थे, उनमें से ज़्यादातर बच्चे उस किताब को, उन प्रश्नों को, उस प्रश्न पत्र को पढ़ नहीं पा रहे थे। तो ये पहला अनुभव था मेरा। तो उसके बाद उस पहले अनुभव से लेके आज तक बहुत ज़्यादा परिवर्तन शिक्षा में आया है, लेकिन उस भवन में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया है। वो जो भवन था 2012 में बना था, वो आज भी वैसा ही है। टिन की जो छत है, वो कभी-कभी टूटती है, पानी लीक होता है, उसको हम समय-समय पर बदलते रहते हैं। जो वो उस समय जो जिस झोपड़ी से मैं मिला था, वो झोपड़ी आज टूट चुकी है, और उसकी जगह हमने एसएमसी और अपने थोड़े खर्चे से हमने एक दूसरी झोपड़ी बनाई वहाँ पर। और वो झोपड़ी भी अगर आप फ़ोटो में देखेंगे या वीडियो में देखेंगे, मैं आपको फ़ोटो उपलब्ध कराऊँगा।
तो उसमें वो झोपड़ी भी कहीं ना कहीं टूटने की स्थिति में पहुंच चुकी है, और शायद हो सकता है कि वो इस बरसात में शायद बच न पाए। तो इस तरह की स्थितियां हैं। इसका कारण भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि ये जो मेरा स्कूल है और मेरा गांव है पंथागोट, ये वन ग्राम के अंतर्गत आता है। और ऐसा भी है कि कई सारे वन ग्राम में निर्माण शुरू हो चुके हैं, जो पक्के भवन बनते हैं वो बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे गांव में अभी तक ये शुरू नहीं हो पाया है। वहां पर वन विभाग का स्पष्ट आदेश है कि आप पक्का निर्माण नहीं कर सकते, और जो गांव में जो नियम है वही मेरे स्कूल पर भी लागू होते हैं। हम शिक्षा विभाग के माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाते हैं कि हमें प्रॉपर भवन चाहिए, लेकिन शिक्षा विभाग के भी हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि वन विभाग उन्हें मना कर देता है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं इसके पीछे। अब आते हैं स्कूल के भीतर जो सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं, उन चाहे वो पानी की सुविधा हो, चाहे वो खाने की सुविधा हो, और तमाम तरह के जो बच्चों को जो उनकी जो आर्थिक सहायता के लिए सरकार जो पैसा देती है, जो ड्रेस के लिए पैसा आता है, क्या वो तमाम चीज़ें वैसे ही चलती हैं जैसे दूसरे सरकारी स्कूलों में होती हैं? क्योंकि आपका स्कूल कंडीशनली अलग है, जैसा कि आपने बताया कि वनग्राम के क्षेत्र में आता है और दूसरी तमाम इसके साथ शर्तें जुड़ी हुई हैं। तो क्या वो तमाम व्यवस्थाएँ ऑलरेडी इस स्कूल में चल रही हैं, या उनमें भी ऐसी कुछ हैं जिनको शुरू किया जाना चाहिए? वैसे सरकारी जो मदद है, जो सामान्य रूप से हर साल हमारे पास आती है, चाहे वो खेल की मदद हो, चाहे वो हमारे भवन पे अगर जो छोटा-मोटा निर्माण कार्य होता है, और रंग-रोगन का जो पैसा आता है, ये सारी चीज़ें हमें भी और स्कूलों की तरह ही मिलती हैं। जी। और जिस तरीके से ड्रेस है, बुक्स हैं, वो सारी चीज़ें और स्कूलों की तरह हमें मिलती हैं। बस क्या कहते हैं, दिक्कत ये है कि जो हमें एक भवन चाहिए, एक प्रॉपर जो भवन होता है, कक्ष चाहिए। अगर हमारे स्कूल में 5 कक्षाएँ चल रही हैं, तो हर बच्चे, हर क्लास के लिए एक अलग कक्ष होना चाहिए, और वो सारी चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं, वो हमें उपलब्ध नहीं हो पाती। और हुँ, कहीं न कहीं किचन हमारे पास नहीं है। किचन नहीं है, तो हम जो ऑफ़िस है वहीं पर क्या कहते हैं, उसी के पास में हमने किचन बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एमडीएम जो है वो प्रॉपर बच्चों को मिलता है, और अन्य स्कूलों की तरह ही क्या कहते हैं, बच्चे उस एमडीएम का इस्तेमाल करते हैं। बस जो प्रॉपर एक भवन और लाइट और जो पानी है, वो उनसे, और टॉयलेट ख़ास तौर से एक और चीज़ मैं कहूँगा कि वहाँ मेरे गाँव के पास में नदी है। नदी के किनारे बच्चों को जाना पड़ता है टॉयलेट करने के लिए, बाथरूम करने के लिए, और आस-पास क्या कहते हैं, वहाँ पर पूरे गाँव में कोई भी टॉयलेट नहीं है, और मेरे स्कूल में भी कोई टॉयलेट नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और बाकी जो छोटी-मोटी जो क्या कहते हैं सुविधाएँ हैं सरकार की, वो योजनाएँ जो आती हैं, वहाँ पर उपलब्ध होती हैं। हुँ। लेकिन ये बहुत मेजर चीज़ आपने बताई है कि शौच के लिए टॉयलेट की व्यवस्था जो है, वो की जानी ज़रूरी है, किचन का बंदोबस्त होना ज़रूरी है, और एक कक्षा की जिस आपने बात की कि स्कूल के भीतर जो एक प्रॉपर एक स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो होना चाहिए। चलिए, उम्मीद हम ये करते हैं नवीन जी कि इस वीडियो के ज़रिए जो बात आप कह रहे हैं, हालाँकि आपने पहले भी आधिकारिक तौर पर आपके स्कूल की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट की गई होगी या एप्लीकेशन डाली गई होगी। लेकिन इस मंच के ज़रिए आजकल ज़माना जो है वो सोशल मीडिया का हो गया है, और अब जो बातें आधिकारिक कही जाती है, उनका ज़ोर कम होता है। जो बातें पब्लिक की तरफ से पुरज़ोर तरीके से कही जाती हैं, उसका असर ज़्यादा होता है। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि सरकार तक एक अध्यापक की बात पहुँचे। कि शिक्षक जो समाज होता है, उसमें जो स्कूल होता है, उसमें तुम्हारे साथ कौन है, इस पर बहुत डिपेंड करती हैं चीज़ें, कि वो हुँ, कैसे हैं। तो मैं हरीश हरीश कुमार जी जो मेरे साथी हैं, वो मेरे ऐसे संबल हैं, मेरे ऐसे साथी हैं, जो हर कदम पे मेरे बराबर साथ देते हैं। तो जो आज मैं फ़ेमस हुआ हूँ, उसमें उनका भी उतना ही बड़ा योगदान है। तो उसको मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तो कोरोना की बात कर रहा था, तो कोरोना टाइम पे जिस समय हम पीक टाइम पे जब हम मिल नहीं पा रहे थे बच्चों से, तो उस समय बच्चों को जो मिस कर रहा था मैं, तो उस समय एक चीज़ लिखी थी मैंने, वो सुनाना चाहूँगा मैं आपको। हुँ, मैंने उनकी प्रार्थनाओं में शंखों की ध्वनि सुनी। मैंने उनकी प्रार्थनाओं में शंखों की ध्वनि सुनी, उनकी बंद आँखों में ध्रुव की तपस्या को देखा, उनके हाथों में कमल व वीणा को छुआ, उनकी उँगलियों में बाँसुरी को नृत्य करते देखा। उनके होठों से ऋचाओं का नाद सुना, घंटियों की श्रृंखलाओं को अनुभूत किया, माथे पर स्वास्तिक माथे पर स्वास्तिक और योग के तप को स्पर्श किया,
मैंने उनमें दिव्य प्रकाश देखा, मैंने इस छत के नीचे कैलाश देखा, मैंने इस छत के नीचे शिव का वास देखा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर शिक्षक जो हमारे साथी हैं, अगर वो स्कूल को मंदिर समझ लें और बच्चों को अगर ईश्वर के बराबर दर्जा दे दें, तो जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है ना, उसमें आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। बहुत खूब और क्या शानदार आपने लिखा है। वाक़ई दाद देनी पड़ेगी आपकी। और जो प्रकृति के बीच जहाँ आप रहते हैं, जिस देवभूमि में आप हैं, उसकी झलक भी आपकी कविता में हमें बखूबी दिखी है। मैं सुमित्रा नंदन पंत जी को पढ़ता रहता हूँ लगातार और दूसरे जो हमारे पहाड़ के से आए हुए राष्ट्र के कवि हैं, उनको पढ़ता रहता हूँ। और कहीं न कहीं मुझे वो एक झलक आपकी कविताओं में भी नज़र आई वैसे ही। उसी प्रकृति के बीच रच-बस के समाज के की बात को आप मर्म को सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया नवीन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम उम्मीद यही कर रहे थे कि जल्द से जल्द आपको रायशुमारी पर ला पाएँ और दर्शकों के बीच आपको हाज़िर कर पाएँ, आपकी बातों को रख पाएँ, अच्छा ताकि आप अपनी बातें रख पाएँ और लोग आपको सुन पाएँ क्योंकि आपको सुनने के लिए लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। मैं देख रहा था काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, कमेंट जैसा कि आपने भी पढ़ा। मैं भी लगातार दर्शकों की डिमांड पे ही आपको जोड़ पाया हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएँ नवीन जी आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया बोलने का। थैंक यू। बेहद शुक्रिया।